हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप एक्ट की सीए फाउंडेशन के लिए रिवीजन लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा रिवीजन का और ये हैंड रिटन रिवीजन होगी। आपने पहले पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत यूटिलिटी मिलेगी। वरना भी आप मेरे साथ बिल्कुल ये साथ में लिखते हुए इसे समझेंगे तो क्योंकि ये आसान एक्ट है तो आप बड़े प्यार से इसे मैनेज कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद, मैं एक पेज के अंदर ये मोर देन हाफ वे इस एक्ट का आपको लिख के दे रहा हूं। बच्चों, द पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन 32, ये एक्ट 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, कंप्राइजिंग ऑफ 74 सेक्शंस है। मेन एक चीज ध्यान में रखें, वो ये है, आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम में ये बड़ा क्लियरली बताया गया है कि ये एक्ट 12 से लेते हुए 15 नंबर तक एग्जाम में आ सकता है। तो आपके कोर्स में सबसे आसान एक्ट यही है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में 4 चैप्टर्स टिल सेक्शन 38 तक हम रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 1 में हमारे जो मेन काम की चीज आती है वो है कमेंसमेंट, और इस एक्ट की कमेंसमेंट होती है 1 अक्टूबर 1932 में। सेक्शन 2 में नॉर्मली हमेशा डेफिनेशन से होती है, यहां पे भी है, और इसे नॉर्मली हम किसी भी एक्ट में कहते हैं चैप्टर नंबर 1, और उसका नाम होता है प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग। और इस चैप्टर में ये 3 सेक्शन इस तरह से बनते हैं। डेफिनेशंस सिर्फ 5 बताई गई हैं इसके अंदर, तो बहुत आसान है। सेक्शन 2A ये एक डेफिनेशन है जो ठीक है, और सब सेक्शन बी वाली सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो सब सेक्शन ए के अंदर आता है एक्ट ऑफ फर्म, जिसका मतलब है कुछ करना या नहीं करना। एक्ट कहें या ओमिशन, कुछ किया या नहीं किया। किसने? बाय, चाहे सारे पार्टनर्स हो, ऑल पार्टनर्स, और एनी वन, कोई एक, या फिर एजेंट ऑफ फर्म। जिससे क्या होगा? विच गिव्स राइज टू अ राइट, तो उससे एक राइट क्रिएट हुआ, और वो राइट क्या है? इनफोर्सेबल। उसके करने या नहीं करने से, और वो राइट इन्फोर्सेबल कौन करेगा? या तो फर्म इन्फोर्स करेगी या कोई और इन्फोर्स करेगा फर्म के अगेंस्ट। सबसेक्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज बिजनेस। तो कहता है बिजनेस इंक्लूड्स, इसके अंदर आती हैं बच्चों 3 चीजें। TOP, टॉप, T फॉर ट्रेड, O से ऑक्यूपेशन, एंड P से प्रोफेशन। तो हर तरह की चीजें पार्टनरशिप में हो सकती हैं, क्योंकि बिजनेस में सब कुछ ले लिया। क्लॉज नंबर C कहता है प्रेस्क्राइब्ड, तो नाम से पता चल रहा है कोई चीज प्रेस्क्राइब की जाएगी इस एक्ट के लिए, तो इसके लिए कोई रूल्स बनाते हुए प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। सरकार बनाएंगी रूल्स, अथॉरिटी बनाएंगी रूल्स। D, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ऑब्वियसली इन रिलेशन टू फर्म और पार्टनर, बहुत ही सिंपल वे में कहें, जो नॉट अ पार्टनर, जो पार्टनर नहीं है, उसे हम कहेंगे थर्ड पार्टी। देन क्लॉज ही कहती है कुछ एक्सप्रेशन कहो या वर्ड्स कहो
जो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड नहीं है तो उनका मीनिंग कहाँ से लें? तो कहता है मीनिंग आप ले लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। लॉजिक बहुत ही क्लियर है, क्योंकि पार्टनरशिप पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा होता था। इसलिए ध्यान दीजिए सेक्शन 3 यही कहता है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू पार्टनरशिप एक्ट। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धाराएं पार्टनरशिप एक्ट पे भी लगेंगी। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, एंड दिस इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 4 टिल सेक्शन नंबर 8। तो 4 से लेके 8 तक आपका चैप्टर 2 आता है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें सेक्शन नंबर 4 में मैं कहूंगा फिर से डेफिनेशंस हैं। पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। तो सिंपली बात है, पार्टनर का मतलब है इंडिविजुअल, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं मिलके कर रहे हैं। अकेले को कहेंगे इंडिविजुअल, और सभी को हम कलेक्टिवली मिलके क्या कह देंगे, फर्म। और फर्म नेम क्या है, अंडर विच, वो नाम जिसके अंदर बिजनेस इज कैरिड ऑन, वो नाम जिसके अंतर्गत आप बिजनेस कर रहे हैं। नाउ पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं हमेशा कहता हूं ये पॉइंट आप पक्का याद रखो। पास हो गए आप? पास हो गए मां? तो पी से है, पार्टनरशिप में हमेशा क्या होगा, कुछ लोग होंगे, पर्सन्स, और ये कितने होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। और ये 50 की लिमिट मत भूलिए, कंपनीज एक्ट ने अंडर सेक्शन 464 बताया, पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया। रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। ए से पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट से, जिसे हम क्या कहते हैं, डीड। ध्यान दीजिए, इसी के साथ आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 कहता है पार्टनरशिप बाय स्टेटस नहीं है। पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि आप एक डीड, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। ये स्टेटस से नहीं बनती। जैसे कुछ लोग मिलके काम करते हैं, एज व्हाट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक स्टेटस है, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस, वो एक स्टेटस है। वो आपके धर्म के मुताबिक अराइज होता है, वो एग्रीमेंट से नहीं बनता है। एस से आपने क्या करनी है, शेयरिंग करनी है। नेचुरल है किस चीज़ की, प्रॉफिट्स की, और प्रॉफिट्स के अंदर ही अंडरस्टूड है क्या जाते हैं, लॉसेस। एंड बी से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये होगी 4 एसेंशियल्स कहें, फीचर्स कहें, और सबसे क्रूशियल है माँ। ये है म्यूचुअल, एम से म्यूचुअल एजेंसी, या जिसे हम कह सकते हैं एक और नाम, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, कि एट द सेम टाइम आप फर्म के मालिक भी हैं और एक दूसरे पार्टनर के एजेंट हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब काम को एक करे, लायबल कौन होंगे, सारे, या फर्म कह लीजिए। तो दरअसल यहाँ इसी माँ पे ये आपका मेन सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6। और 6 यही कहता है कि सबसे बड़ा जो टेस्ट है पार्टनरशिप का, जो टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, वो यही है, क्या आपके बीच में ये म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है या नहीं। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो आप पार्टनरशिप नहीं है। जैसे कुछ एक इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। जैसे मान लीजिए कि कोई मनी लेंडर है, तो मनी लेंडर है, उसने फर्म में क्या दिया,
पैसा दिया, तो हमने उसे कहा कि हम आपको प्रॉफिट्स दे देंगे इन ल्यू ऑफ, किसके बदले में? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बदले में। क्या वो पार्टनर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जस्ट आपने ध्यान रखना ये 5 फीचर्स ज़रूरी हैं। ये पास हो गया, माँ बीच में बी है, बिजनेस, ये ज़रूरी है। और ये केस भी था केडी कामथ एंड कंपनी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाहे आप एक ही पार्टनर को क्या ना दे दें, सारी की सारी एक्सक्लूसिव पावर क्यों ना दे दें, सारी पावर अथॉरिटी वो एक्सरसाइज करेगा, बैंक अकाउंट अपने नाम पे खोलेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 फीचर हैं तो पार्टनरशिप है, वरना नहीं है। आप अकेला बिजनेस से बात नहीं बनेगी। तो मेन जो टेस्ट बताया गया वो सेक्शन 6 में बताया गया, डेट इज रियल टेस्ट, कार्डिनल प्रिंसिपल भी हम इसे कहते हैं। तो मनी लेंडर पार्टनर नहीं बन सकता, या यूं कह लीजिए हमारी फर्म में एम्प्लॉयज़ हैं और हमने उनको रेमुनरेशन, सैलरी के बदले ये कहा कि हम आपको प्रॉफिट्स दे देंगे, किसके बदले? सैलरी रेमुनरेशन के बदले, तो वो पार्टनर नहीं बनेंगे। सेम वे हमारे किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई, उसका जो परिवार है, विडो या चिल्ड्रन कहें, हमने उनको कहा आपको शेयर इन प्रॉफिट्स दे देंगे इन ल्यू ऑफ जो ड्यूज थे, किसके ड्यूज थे? डिजीज पार्टनर के, जिसकी डेथ हो गई, डिजीज पार्टनर के ऊपर हम फर्दर आगे सेक्शन 35 में भी देखेंगे। तो उसके परिवार वाले आपके पार्टनर नहीं बन सकते हैं। या यूं भी आप कह सकते हैं कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं उसे, या यूं कह लीजिए प्रीवियस पार्टनर, कोई पहले पार्टनर था, तो हमने कहा साहब आप प्रॉफिट्स ले लीजिएगा इन ल्यू ऑफ उसके क्या? ड्यूज जो फर्म में थे, तो वो पार्टनर नहीं बनेगा। सेक्शन 7 और 8 आप कह सकते हैं ये आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। जो पार्टनरशिप है एट विल हो सकती है। विल का मतलब है जब तक दिल करे आप बिजनेस कीजिए इकट्ठा, और जब इसको आपका दिल करे डिसॉल्व करने का, क्या दे दीजिए? नोटिस दे दीजिए। ऐसे पार्टनर आपका राइट है, फर्म बंद कर सकते हैं आप, एक नोटिस दे दीजिए सभी पार्टनर्स को। तो जो उसमें डेट लिख दी उस दिन से बंद हो जाएगी, नहीं लिखी तो जिस दिन आपने नोटिस दिया फर्म उस दिन से बंद हो जाएगी। और सेक्शन 8 में आता है पार्टनर, फिक्स पार्टनरशिप कह सकते हैं आप इसे, या चलिए एक आ गया विल अपनी मर्जी से, एक होता है फिक्स पार्टनरशिप, हम 4 साल के लिए करेंगे, तो उस तरह से भी कह सकते हैं। और सेक्शन 8 में बताया गया है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो जो मैंने कहा फिक्स पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप एट विल का रिवर्स हो जाएगा, सेक्शन नहीं है उसका। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? ये एक पार्टनरशिप बनी है किसी एक खास कार्य के लिए, एक टास्क के लिए, एक काम के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए, कि फ्लाईओवर बनाएंगे उसके बाद पार्टनरशिप खत्म, वो भी फ्लाई हो जाएगी। तो टास्क कंप्लीट, पार्टनरशिप कंप्लीट, खत्म, इट कम्स टू एन एंड। जबकि अगर आप बना लेते हैं जनरल पार्टनरशिप, तो जनरल का मतलब क्या हो गया? किसी एक कार्य के लिए नहीं है तो वो चलती रह सकती है। तो इसके बाद बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 3, और ये है रिलेशन किसका? ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का रिश्ता किसके साथ? विद वन अनदर। पार्टनर्स का संबंध एक दूसरे के साथ, और ये एक लंबा कंसेप्ट है, सेक्शन 9 से 17 पढ़ेंगे। इसके अंदर आप मेन लेके चलिए, आपको पार्टनर के क्या दिखेंगे? राइट्स एंड ड्यूटीज दिखेंगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिश्ता है। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले सेक्शन 9 में मैं कहता हूं ड्यूटी आती है पार्टनर्स की, और सेक्शन 9 दरअसल 3 चीज़ें कहता है। एक कहता है जो आप काम कीजिए वो कीजिए टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जिसका मतलब है सभी को, सभी पार्टनर्स को पूरी तरह से उसका क्या मिले? फायदा मिले। देन ये कहता है टू बी जस्ट एंड फेथफुल, इसका मतलब है जस्टिस से जस्ट वर्ड है, क्योंकि ये रिश्ता फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ, तो वो जरूर रखें। जो भी आप अकाउंट्स बनाते हैं वो प्रॉपर बनाइए और वही बना के बाकी पार्टनर्स को दीजिए। एंड सेक्शन 10 में भी आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी ये है एज ए पार्टनर आपको इंडेमनीफाई करना होगा। बच्चों इंडेमनीफाई का मतलब है कॉम्पनसेट करना होगा। किस काम के लिए? अगर आपने कोई फ्रॉड किया है तो उससे बाकियों को नुकसान पहुंचा है, फर्म को नुकसान पहुंचा है, उसके पैसे आप भरेंगे। सेक्शन 11 बहुत ही सिंपल बात कह देता है, आप राइट कहें
या ड्यूटी कहें, क्या होंगी पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटी? तो बहुत ही सिंपल इसने चीज़ कह दिया, बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैम। तो बहुत सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप में हमने कहा एग्रीमेंट हुआ है, तो आप एग्रीमेंट में ही अपने रिलेशन तय कर लीजिए, क्या होंगी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी। ये आपको तय करना है, जो मर्जी उसमें लिखिए। आप नहीं लिखेंगे तो लॉ ने तो कुछ बता ही रखा है, जैसे आपने सेक्शन 9 एंड 10 दोनों में क्या पढ़ा, आपने दोनों में ही ड्यूटीज जैसे पढ़ी। तो यहाँ सेक्शन आ जाता है इसके बाद 12, और सेक्शन 12 बच्चों डील करता है राइट ऑफ पार्टनर के ऊपर। यहाँ पे भी कह लीजिए 3 बातें आ जाती हैं कि आप यू कैन टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसे आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन का राइट। जो भी फर्म में कार्य हो रहा है आप बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपना उसमें क्या दीजिए, ओपिनियन। तो देखिए जो डिसीजंस होंगे, अगर वो डिसीजंस नॉर्मल से हैं, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है, जिसे आप ऑर्डिनरी कह सकते हैं, तो फर्म में जो निर्णय लिए जाएंगे वो मेजॉरिटी से लिए जाएंगे। और अगर निर्णय बड़ा है, जिसे आप कह सकते हैं उसका जो नेचर है निर्णय का, मैटर का, ऑफ चेंज इन बिजनेस, मतलब बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या आंसर होगा, हमें यहाँ यूनानिमिटी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कंसेंट ऑफ ऑल। सारे के सारे पार्टनर उसके लिए क्या करें, एग्री करें। सेक्शन नंबर 13 आपके लिए सबसे आसान है, क्योंकि ये आप अकाउंट्स में पढ़ा करते थे। राइट्स ऑफ पार्टनर्स या पॉइंट्स टू बी नोटेड इन द एब्सेंस ऑफ डीड, तो आप कहते थे प्रॉफिट रेशियो क्या होगी भाई, इक्वल होगा, और किसी भी पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, तो ये है इन एब्सेंस ऑफ डीड। ये याद रखें, जब डीड नहीं है तो आप कहते थे कि भाई कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज नहीं करेंगे। देन यहाँ एक विशेष बात आती थी, अगर कोई पार्टनर ने क्या दिया है, लोन या एडवांसेस दिए हैं, तो उसके ऊपर हम कहते थे 6% पर एनम आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसी सेक्शन 13 में अगर हम एक विशेष चीज़ देखते हैं, तो ये सारे के सारे दरअसल आपके राइट्स ही हैं। इसी में एक चीज़ और निकलती है, इंडेमनिटी का राइट। राइट भी निकलेगा और ड्यूटी भी निकलेगी। इंडेमनिटी मैंने ऊपर बताया था आपको, यह है कॉम्पनसेट करना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस कह लीजिए। तो कुछ आपके इससे रिलेटेड राइट भी हैं और कुछ ड्यूटी भी हैं। तो राइट ये है कि अगर आपने फर्म के लिए कोई एक्सपेंस इनकर किया है, फर्म के बेटरमेंट के लिए, या आपने कोई इमरजेंसी में कोई कार्य किया, लेकिन वो किया है अच्छी भावना के साथ ही फर्म के लिए, तो आपका जो उसमें कुछ खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, तो आपको वो पैसे मिलने ही चाहिए। और ड्यूटी में ये निकल के आता है कि अगर आपने जानबूझ के कोई लॉस किया है फर्म का, या जिसे आप कह सकते हैं आपकी नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ है, तो वहाँ आपकी ड्यूटी है, आपको वो पैसे भरने पड़ेंगे। देन सेक्शन नंबर 14 में फिर से एक राइट क्रिएट होता है। देखिए जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है वो एक कॉमन प्रॉपर्टी आप कहेंगे, जिसे आप जॉइंट भी कह सकते हैं, ये सभी पार्टनर्स की है। और ये प्रॉपर्टी बनी कैसे थी, ध्यान दीजिए 3 चीज़ों से प्रॉपर्टी फर्म की बनती है। एक तो जो आपने इंट्रोड्यूस करी, मतलब ब्रॉट इनटू बिजनेस, पार्टनर्स लेके आए थे जब फर्म हमने स्टार्ट करी। एक है जो आपने काम करते हुए खरीदी, एक है जो आपने जनरेट करी, जिसका मतलब है खुद बनाई, और जिसका बेस्ट एग्जांपल है गुडविल। देन इसी से रिलेटेड सेक्शन से ही रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड 15 में आपकी एक ड्यूटी निकल जाती है। इस प्रॉपर्टी का जो आप इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ किसके लिए करेंगे, फॉर बिजनेस। दैट मीन्स आप पर्सनल कार्य के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 16 में फिर से ड्यूटी आती है। यहाँ 2 बातें हैं, पार्टनर्स चाहें तो आपस में एग्रीमेंट से ये कह सकते हैं, कोई भी पार्टनर क्या नहीं करेगा, नो पर्सनल बिजनेस, आप अपना अलग से कोई कार्य नहीं करेंगे, ताकि पूरी एनर्जी फर्म पे लगाएं। आप नो कंपीटिंग बिजनेस, ये तो बहुत ही क्लियर है कि फर्म के साथ कंपटीशन वाला काम तो आप कर ही नहीं सकते। डैट मीन्स अगर फर्म आलू बेच रही है तो बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद अपना अलग से आलू का काम खोल नहीं सकते। सो नो कंपीटिंग बिजनेस। और
इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली ये आती है कि अगर आपने कोई ऐसा काम करके कोई पर्सनल प्रॉफिट आपने अर्न अगर कर लिया है, सीक्रेट प्रॉफिट आप कह सकते हैं, तो आपको वो पैसे एक तरह से क्या करने होंगे, आपको वो पैसे फर्म को लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। सेक्शन जो 17 आता है ये है, दोनों पे डील करेगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑन, चेंज को मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, ऑन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म में भारी क्या कर दिए गए हैं, बदलाव कर दिए गए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसमें आती हैं 5 बातें। या तो आपने फर्म का बदल दिया है नाम, या आप कह लीजिए नेचर ऑफ बिजनेस में आ गया बदलाव, या यूं कह लीजिए नंबर ऑफ पार्टनर्स में आ गया है बदलाव। जैसे नंबर ऑफ पार्टनर्स मीन्स या तो कोई किसी की एडमिशन हो गई, या रिटायरमेंट जिसे हम कहेंगे आउटगोइंग पार्टनर हो गया, या फिर क्या होता है आपकी फिक्स्ड पार्टनरशिप है, तो अंडरस्टूड है एक टाइम के बाद ये क्या हो जानी चाहिए, एक्सपायर हो जानी चाहिए, लेकिन आपने उसे कंटिन्यू रखा। जैसे 3 साल की पार्टनरशिप है बट कंटिन्यू रखा, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। या आपने अपनी प्रॉफिट रेशियो में क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, तो इसे हम कहते हैं बहुत बड़ी बात। तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, नेचुरल है, चेंज तो होंगे, लेकिन हम यहाँ कहने जा रहे हैं बट कैन बी सेम, लेकिन वो एज इट इज रह सकते हैं जो पहले थे। इफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब है हमने पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था कि कल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वरना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, फ़र्क पड़ना चाहिए। तो इस सेक्शन के करने के बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 4, जिसे हम कहते हैं रिलेशन किसका, पार्टनर्स का, किसके साथ, विद द नेचुरल है थर्ड पार्टीज, क्योंकि विद वन अनदर तो अभी हमने पढ़ लिया। सो दैट मीन्स रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टी। और बेटा इस कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 18 से लेके 30 तक। तो सबसे पहले सेक्शन 18 बहुत ही सिंपल सी एक बात करते हैं। सेक्शन 18 ये कहता है पार्टनर क्या है, इज एजेंट ऑफ फर्म। तो कहने का मतलब हुआ वो एजेंट है फर्म का, तो नेचुरल है वो कोई भी कार्य करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किसके साथ करेगा, थर्ड पार्टी के साथ। तो लाबल उसके लिए नेचुरल है कौन हो जाएगी, फर्म लाबल हो जाएगी। इस तरह से आपने पढ़ना है। सेक्शन नंबर 19 को मैं बहुत अच्छा एक सेक्शन मानता हूँ, तो मैं स्टार डाल देता हूँ। सेक्शन 19 कहता है जब आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं हम, तो क्या आप ये काम कर सकते हो। तो 19 ने कहा एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी किसकी बेटा, ऑफ पार्टनर की। तो एक पार्टनर की एम्प्लॉयड आप सारे समझते हैं, एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, डीड में नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टूड है। तो क्या एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है पार्टनर की फर्म के लिए, तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में एनीथिंग, लेकिन कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसमें एक विशेष बात आपने ध्यान रखनी है, फॉर बेटरमेंट। किसकी बेटरमेंट, नेचुरल है सबकी, सबका मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑफ फर्म। आप हर वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस सेक्शन को हमें नेगेटिव वे में पढ़ना है। नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी फॉर फॉलोइंग, लेकिन ध्यान रखें ये एक नेगेटिव लिस्ट है, ये आपकी कोई एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। और इस पॉइंट को मैं हमेशा कोड किसे करवाता हूँ, ABC वाली पार्टनरशिप। इस तरह से ये आपके पॉइंट बन जाते हैं टिल क्लॉज नंबर F तक, या यूँ कह लीजिए 7 पॉइंट हैं। ए में क्या है, आर्बिट्रेशन में, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में, आप अपना डिस्प्यूट एज ए पार्टनर रेफर नहीं करेंगे। बी से आप बैंक अकाउंट अपने सेल्फ नेम पे नहीं खुलवा सकते, ये कोई अथॉरिटी आपको नहीं है। और आर्बिट्रेशन आउट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं था, क्योंकि आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे को जज आप नहीं बना सकते। कोई भी क्लेम अगर है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब किसी से पैसे लेने हैं तो ऐसे पार्टनर आप कॉम्प्रोमाइज़ कराए, सॉरी नहीं। विड्रॉ स्यूट, अगर फर्म ने कोई केस किया हो किसी के ऊपर तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते।
या कोई केस चल रहा है तो ए से पॉइंट है एडमिट लायबिलिटी, ए भी आ गया और एल से लायबिलिटी भी आ गया इन अ सूट। कोई केस चल रहा है तो फर्म के बिहाफ पे आप लायबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते, ये आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। आई से आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे आप मकान दुकान कहते हैं, ना तो आप सेल कर सकते हैं फर्म की, ना ही उसके बिहाफ पे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि बात बहुत बड़ी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत पैसा लगता है। पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इसका मतलब है हमने अपनी फर्म को पार्टनर बना दिया किसी और के साथ, तो भाई ये आप नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 20 सिंपल सी बात ये कहता है, ये जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी की लिस्ट जो लॉ ने बताई है, एक नेगेटिव लिस्ट बताई है जो कि आप ये नहीं हैं, तो सेक्शन 20 कहता है ये जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, ये वर्ड था एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ये जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है एज ए पार्टनर्स आप क्या कर सकते हैं, कैन एक्सटेंड, या तो ये लिस्ट आप और बढ़ा सकते हैं, या इसमें से ये जो अथॉरिटी आपकी नहीं थी आप अथॉरिटी दे भी सकते हैं और आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेचुरल है, इसके लिए पार्टनर्स को क्या बनाना पड़ेगा, आपस में एक एग्रीमेंट। 21 ये कहता है अगेन पार्टनर्स को एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, किस चीज़ की है, टू डू ऑल एक्ट्स इन इमरजेंसी, कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो एज ए पार्टनर हर वो कार्य कर सकता है, अंडरस्टूड है, इतना आप समझ सकते हैं, जो फर्म के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, जिससे हमारा नुकसान घटे ना कि नुकसान बढ़े। सेक्शन 22 कहता है कि भाई, क्योंकि हमने 18 में कहा पार्टनर क्या है, एजेंट है, तो इसलिए क्या होगा, वो जो भी कार्य करेगा थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए क्या कहता है, टू बाइंड फर्म, मतलब अगर आपने फर्म को लायबल करवाना है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो जो भी पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बाय पार्टनर है, वो क्या होना चाहिए, ऑन बिहाफ, या यूं कह लीजिए इन नेम ऑफ फर्म होना चाहिए, मतलब आपने उसे एग्जीक्यूट या साइन करना है किसके नाम पे, कि मैं फर्म के बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 23 देखिए, जब आप पार्टनर हैं तो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कुछ भी एडमिट करेंगे, कहीं भी कोई चीज़ कहेंगे, एडमिशन का यह मतलब नहीं कोई नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन बाय अ पार्टनर, इसका मतलब है एक पार्टनर ने कोई एक स्टेटमेंट दी, आप रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट अगर एक पार्टनर ने दी है तो ये सभी पार्टनर्स के खिलाफ क्या काम करेगी, एविडेंस हो गई ये अगेंस्ट व्हाट, फर्म। तो आपने दी है, फर्म के लिए दी है, तो फर्म बाइंड हो जाएगी इसके लिए टुवर्ड्स व्हाट, थर्ड पार्टीज। सेक्शन नंबर 24 एक सिंपल सी बात अगर इजी वे में लिखूं तो मैं यूं कहूंगा, नॉलेज ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर को अगर किसी चीज का पता है तो वो क्या है, इज नॉलेज ऑफ ऑल, तो अंडरस्टूड है, वो नॉलेज है पूरी की पूरी फर्म की, या ऑल पार्टनर्स कह लीजिए। कहने का मतलब यह है, अगर एक नोटिस दिया है टू अ पार्टनर, किसी बाहर वाले ने एक पार्टनर को कोई नोटिस दिया है, तो अंडरस्टूड है उसकी नॉलेज सारी की सारी फर्म को है। 25 में यूं कह लीजिए आप, नेचर ऑफ लायबिलिटी है, किसकी, पार्टनर्स की। तो आप जानते हैं पार्टनरशिप में वैसे तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जब हम नेचर की बात करें पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, जॉइंट एंड सेवरल, मतलब वो इकट्ठे भी लायबल हैं और पूरे पैसे, सेवरल मीन्स इंडिविजुअली, एक पार्टनर को पूरे पैसे भी भरने पड़ सकते हैं। देन 26 कहता है लायबिलिटी है, फर्म की है, और यहां क्या हुआ, फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर ने अगर कोई गलत कार्य किया तो क्या फर्म लायबल होगी, बिल्कुल लायबल होगी, अगर ये रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि नॉर्मली बिजनेस जिस चीज़ का आपका है उससे रिलेटेड, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम आलू बेचने का है, उससे रिलेटेड ही कोई ट्रांजैक्शन आपने करी है, आपको अथॉरिटी नहीं भी थी, आपने कर ली, क्योंकि आप एजेंट हैं, तो फर्म क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी इसके लिए।
देन आता है जी 27 सेक्शन, अगेन लायबिलिटी ऑफ फर्म है। दरअसल ये सारे पॉइंट लायबिलिटी ऑफ फर्म की ही बात है। तो लायबिलिटी है ऑफ फर्म, यहाँ क्या हुआ, अगर क्या कर दी गई है मिस एप्लीकेशन। मिस एप्लीकेशन का मतलब है पार्टनर कोई पैसा खा गया, मिस एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर पैसा खा गया, जिसे आप कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन, एम्बेसलमेंट, किसी ने दिए, एक पार्टनर अपनी जेब में डाल के निकल गया, तो भैया जिस आदमी ने दिए थे उसकी ऑब्लिगेशन खत्म, या यूं कह लो फर्म उसकी तरफ क्या हो गई, लायबल हो गई। इसके बाद थोड़ी सिचुएशन अगले 3 सेक्शन में बदलेगी, जिसे हम नो डाउट रिलेशन है पार्टनर विद थर्ड पार्टी, लेकिन इसको आप यूं भी देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर के रूप में। तो यहाँ सेक्शन 28 आता है, इसे हम कहते हैं पार्टनर, इसे आप दो नाम दे सकते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल आपको पता ही होगा, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट, बाय स्टॉपल, या कह सकते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो बेसिकली यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए आप पार्टनर नहीं हैं, लेकिन आपने क्या किया, रिप्रेजेंट्स, आपने कहा कि आप पार्टनर हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो परमिट किया किसी को कि वो फर्म का पार्टनर, जबकि था नहीं, लेकिन हमने एक तरह से परमिट कर दिया। और कोई पार्टनर अगर नहीं है, नो डिस्क्लेम, तो आपको उसको डिसऑन करना चाहिए कि मैं पार्टनर नहीं हूं। और यहां पे थर्ड पार्टी ने क्या दे दिया, क्रेडिट टू फर्म उस रिप्रेजेंटेशन पे, तो यहां पे फर्म लायबल हो जाएगी। जैसे एक बहुत ही सिंपल यहां एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए x है, y है एंड z है। तो लेट्स से अगर x कहता है y को कि z हमारा पार्टनर है, z सुन रहा है, विद इन द हियरिंग ऑफ z यहां साइलेंट रहा, तो यहां ये z क्या बन गया, पार्टनर बाय स्टॉपल, होल्डिंग आउट। एक तरह से आपने, एक तरह से हम यही कह देंगे परमिशन दे दी, रिप्रेजेंट किया, तो अब आप यहां मुकर नहीं सकते। सेक्शन 29 सब पार्टनर, जिसका मतलब क्या हो गया, पार्टनर का आगे पार्टनर। तो देखो जी, एक चीज पक्का पकड़ लीजिए, सेक्शन 31 कहता है कोई भी नया पार्टनर नहीं आ सकता जब तक सारे कंसेंट ना करें। तो इसलिए सब पार्टनर का मतलब क्या हो गया, पार्टनर ऑफ पार्टनर। तो ये पार्टनर ऑफ पार्टनर है, ध्यान रहे ये फर्म का पार्टनर नहीं है, क्योंकि फर्म में कोई पार्टनर आएगा तो बेटा सबसे पूछ के आ सकता है, वरना आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हम इस सब पार्टनर को एक नाम और देते हैं, हम इसे ट्रांसफरी कहते हैं। क्यों ट्रांसफरी, क्योंकि पक्का पार्टनर ने क्या किया, ट्रांसफर किया है। क्या ट्रांसफर किया है, अपना हिस्सा, या जिसे आप कह सकते हो इंटरेस्ट, किसी और पार्टनर को शेयर दिया है अपना। तो इसलिए इस सब पार्टनर के अगर हम राइट्स देखते हैं, तो इसका कोई भी राइट नहीं है, नो राइट इन फर्म। फर्म में इसे कोई राइट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक जगह मिल सकता है, ऑन डिसोल्यूशन। अगर फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और वहां पे सिर्फ अकाउंट्स ये इंस्पेक्ट कर सकता है, ताकि ये ट्रांसफरर पार्टनर से, जिसने अपना हिस्सा बेचा, अपना शेयर क्लेम कर सके। तो इसका जो राइट है अगेंस्ट वो क्या है, पार्टनर ही रहेगा, और उस पार्टनर से ये अपना क्या मांग सकता है, शेयर, चाहे वो प्रॉफिट्स में कहें, पीपी कहता हूं मैं इसे, प्रॉफिट्स या प्रॉपर्टी में, आप बस उसी से शेयर ले सकते हैं। फर्म के खिलाफ आपका कोई राइट हो ही नहीं सकता। नाउ बच्चों, सेक्शन नंबर जो 30 है इस चैप्टर का, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसे बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए, और वो है माइनर एज ए पार्टनर। माइनर के ऊपर आता है, तो उसे बहुत अच्छे से आप समझिए। तो सेक्शन 30 माइनर एज पार्टनर, तो देखिए पहली बात है, माइनर जो होता है, सिंपल सी बात है, कांट एंटर इनटू पार्टनरशिप, कांट एंटर, या यूं कह लो कांट मेक पार्टनरशिप। और उसकी वजह तो आप सारे समझते हैं, वजह बहुत सिंपल है। वजह ये क्या है, क्योंकि वो एक इनकेपेबल पर्सन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 के मुताबिक एक मेजर आदमी ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और पार्टनरशिप में हम पढ़ के आए सेक्शन 4 में एग्रीमेंट बनता है। तो आप पार्टनरशिप कैसे बना सकते हैं, लेकिन
एक चीज़ सेक्शन 30 अलाउ करता है कि आप उसे एडमिट करवा सकते हो फर्म में, कैन बी एडमिटेड, वो फर्म को ज्वाइन कर सकता है फर्म बनने के बाद इन फर्म। वो ज्वाइन होगा सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, क्योंकि माइनर को सिर्फ फ़ायदे हो सकते हैं, नुकसान नहीं हो सकता। फॉर प्रॉफिट्स के लिए वो ज्वाइन कर सकता है, और इसके लिए चाहिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करें तभी एक माइनर ज्वाइन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको दो कैटेगरी में पढ़ना चाहिए। इस माइनर की पोजीशन, उसकी पोजीशन हमें देखनी है ड्यूरिंग माइनॉरिटी, कि जब वो है ही बच्चा 18 से कम का है, और दूसरा हमें देखना है रिवर्स में ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, जब वो 18 साल का हो गया तो देखिए ड्यूरिंग माइनॉरिटी अगर हम बात करें तो आप मेन दो चीज़ें कह सकते हैं। आप उसके हक के हिसाब से देख सकते हैं, आप उसकी लायबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम उसके हकों की बात करें तो ऑब्वियसली उसे शेयर मिलेगा, वही वर्ड पीपी पूरा लिख सकते हैं आप, प्रॉफिट में, प्रॉपर्टी में। वो अकाउंट्स जो बुक्स हैं उन्हें वो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, वो इंस्पेक्ट चेक कर लेगा और उनकी कॉपी भी ले सकता है। और अगर लायबिलिटी की बात करें या रिवर्स में बात करें तो यूँ कह सकते हैं कांट स्यू पार्टनर्स, वो बाकी पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकता। सर किसके लिए? अरे इन चीज़ों के लिए, अपने शेयर इन प्रॉफिट अकाउंट्स वगैरह के लिए, अनलेस सीवियर्स कनेक्शन विद द फर्म। इसका मतलब है अगर वो पार्टनरशिप से एग्जिट मारना चाहता है तो कर सकता है, वरना नहीं। लायबिलिटी की बात आगे हम कहें अगर पॉइंट बनाते हुए तो यूँ कह लीजिए जो उसका शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी है उसके लिए वो लायबल है फॉर डेट्स ऑफ फर्म। तो फर्म के जो डेट है उसके लिए उसका जो प्रॉफिट में शेयर है, प्रॉपर्टी में शेयर है, वो लायबल होगा। लेकिन ध्यान रहे नॉट पर्सनली लायबल, वो खुद ब खुद लायबल नहीं कि खुद जेल चला जाएगा, या उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इस कार्य के लिए लायबल नहीं होगी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी आती है कि अगर फर्म इफ़ इंसॉल्वेंट हो जाती है तो नेचुरल है हिज शेयर, जो उसका हिस्सा है इन प्रॉपर्टी, जिसे आप एसेट्स कह सकते हैं, तो इन प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा है वो किसके पास चला जाएगा? वो चला जाएगा एक कोर्ट के ऑफिसर, जिसे आप क्या कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास चला जाएगा, क्योंकि इसके लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल भी है। अब ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी उसे क्या करना है? तो पहले मैं आसान आंसर यहाँ बोल दूँ, विद इन 6 मंथ्स, तो जैसे ही वो 18 साल का हो गया उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो क्या दे? टू गिव, उसे एक पब्लिक नोटिस देना है। पब्लिक नोटिस किस चीज़ का देना है? कि वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है, इफ़ फेल्स, तो हम प्रज्यूम कर लेंगे, उसे क्या प्रज्यूम कर लेंगे? पार्टनर प्रज्यूम कर लेंगे। और जैसे ही अगर उसने या तो हाँ कर दी या नोटिस नहीं दिया, अगर वो पार्टनर बन गया तो वो लायबल हो जाएगा फ्रॉम डेट एडमिटेड। तो डैट मीन्स उसकी लायबिलिटी आज से नहीं स्टार्ट होगी, जिस दिन वो एडमिट हुआ था वहाँ से उसकी लायबिलिटी शुरू हो जाएगी। और अगर वो छोड़ के चला जाता है तो बात खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट भी है जस्ट मैं बोलने में बता दूँ एग्जैक्टली लॉ की वर्डिंग क्या है। विद इन 6 मंथ्स ऑफ अटेनिंग हिज मेजॉरिटी और ऑफ हिज कमिंग टू द नॉलेज दैट ही इज बीइंग एडमिटेड विच एवर डेट इज लेटर ऑन। कहने का मतलब है या तो 6 महीने में नोटिस दे, या अगर उसे बाद में पता चलता है तो वो बाद में भी नोटिस दे सकता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर उसे बाद में पता चलता है तो उस चीज़ को साबित कैसे करेंगे? तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर है जिसने ये कहा कि ये पार्टनरशिप में एडमिट हुआ था, इसको बाद में पता चला है। तो डैट मीन्स सिंपल सा आपको यही लेके चलना चाहिए जो मैंने लिखा है कि बस 6 महीने के अंदर उसे हाँ या ना का जवाब देना है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आ जाता है आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। तो ये बहुत ही आसान सा एक कंसेप्ट है। पार्टनर आ रहे हैं या जा रहे हैं, जा रहे हैं के ऊपर ही ज़्यादा हम पढ़ेंगे। ये आता है जी 31 से लेके 38 सेक्शन तक। एंड सेक्शन नंबर 31 डील करता है इनकमिंग से, और 31 सिंपल कहता है इनकमिंग पार्टनर होगा विद कंसेंट ऑफ ऑल, सारे एग्री करेंगे
तो ही कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर सकता है, वरना कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता। अगर हम आउटगोइंग की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 32 में आ जाता है रिटायरमेंट। तो आप रिटायर कैसे हो सकते हैं? तो रिटायर होने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, 3 बातें हैं। जिस तरह से आपका एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, डीड बनी हुई है, वैसे चले जाओ, या यूं कह लो कंसेंट सभी की, उनसे पूछ के चले जाओ, या फिर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 7 में क्या दे दो, नोटिस दे दो और चले जाओ, बात खत्म। एंड आउटगोइंग में ही आपका 33 आता है, डेट इज एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। हमने पार्टनर क्या किया, निकाल दिया, तब भी तो आउटगोइंग हो गया। अब एक्सपल्शन के लिए लॉ ये है, आप उसे निकाल सकते हैं गुड फेथ में, मतलब इन इंटरेस्ट ऑफ फर्म, की सभी के लिए फ़ायदेमंद यही है, आदमी गलत है इसलिए निकाल रहे हैं, और ये डिसीजन लिया जाएगा बाय मेजॉरिटी। और ध्यान ये रखिए, जब ये छोड़ के जाएगा, एक पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी है, जो अखबार में छापा जाता है, रजिस्ट्रार को बताया जाता है कि आदमी निकल गया है। और कोई भी पार्टनर निकल जाए तो देखिए उसके राइट्स तो होते हैं, उसको उसका शेयर इन प्रॉफिट हो, प्रॉपर्टी हो, वो तो सब आपको देना ही पड़ेगा। और जब आप किसी को निकाल रहे हो तो नेचुरल उसे एक नोटिस दीजिए, जिसे मैं कहता हूँ ROH स्टैंड्स फॉर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ताकि वो अपनी बात भी रख सके, क्योंकि आपको उसके कुछ कार्य ठीक नहीं लगे हैं तो उसे भी कहने का मौका मिलना चाहिए। इसी में आउटगोइंग में सेक्शन नंबर 34 में आ जाता है जी आपका इनसॉल्वेंट पार्टनर। तो इनसॉल्वेंट पार्टनर कब होता है? नॉर्मली हम सोचते हैं जब कि भाई लायबिलिटी मोर देन एसेट, वो तो है ही है, लेकिन साथ में ध्यान दीजिए एंड एडजुडिकेशन बाय कोर्ट, जिसका मतलब है डेक्लारेशन बाय कोर्ट। तो कोर्ट जिस दिन आपको डिक्लेयर करेगी पार्टनर को इंसॉल्वेंट, तब आप इंसॉल्वेंट होंगे। एंड एडजुडिकेशन का जैसे ही ऑर्डर आएगा, बड़ी बात, ये आदमी सीजेस टू बी पार्टनर, अब आप पार्टनर रह नहीं सकते। तो इंसॉल्वेंट आदमी पार्टनर नहीं बन के रह सकता, उसी दिन आपकी पार्टनरशिप से क्या हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। 35 में आ गया जी डिजीज्ड पार्टनर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टनर की मृत्यु हो गई है, तो वो भी आउटगोइंग हो गया। तो ऑब्वियसली मौत के बाद आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो किसी कार्य के लिए, एक सिंपल सी बात है, आउटगोइंग हो गई, उसके बाद फर्म कोई कार्य कर रही है तो उसके लिए आप लायबल तो होंगे नहीं, आपका हिस्सा जितना बनता वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन डिजीज पार्टनर में मेन चीज़ क्या है, पब्लिक नोटिस नॉट रिक्वायर्ड, कि ये पार्टनर अब नहीं रहा, ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मौत एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या आता है, ये जो भी हमने पढ़ा आउटगोइंग पार्टनर, इन आउटगोइंग पार्टनर के बेटा राइट्स हैं, और इन राइट्स के ऊपर 2 सेक्शन यहाँ क्रिएट होते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 36 एंड 37। तो देखिए, क्योंकि आप आउटगोइंग पार्टनर हैं तो प्रश्न ये निकल के आता है, क्या आप कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं, क्या सेम काम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन हम इसी को रिवर्स करेंगे, नो। अगर आप में एग्रीमेंट ऐसा हो गया है, जैसे कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो हम उसको शेयर ऑफ गुडविल दे देते हैं। तो गुडविल देने का मतलब भी क्या है, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं उसको कि भाई अब तू ना तो फर्म का क्या इस्तेमाल करेगा, नेम, फर्म का नाम ना इस्तेमाल कर, प्लस ये मत बता कि मैं पार्टनर हूँ, प्लस फर्म के क्या मत तोड़, कस्टमर्स, सॉलिसिट कस्टमर्स। ये तीनों पॉइंट में ना ना है, ये ध्यान रखिएगा, ना ना ना, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, वरना आप कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं। 37 इज़ अ वेरी नाइस सेक्शन। तो ये मैं कहूँगा, जब आउटगोइंग पार्टनर है, अगर उसके ड्यूज नॉट पेड, अगर आपने उसका पैसा नहीं दिया है जितना उसका बनता है, तो उसे क्या मिलना चाहिए? तो 2 बातें हैं, तो उसे शेयर मिलेगा, उसे मिलेगा शेयर किस चीज़ में, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स में, मतलब उसके जाने के बाद भी जो फर्म के प्रॉफिट्स हुए हैं उसमें उसका हिस्सा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपने उसका पैसा नहीं दिया। या फिर उसे क्या दे दीजिए, 6% इंटरेस्ट, नेचुरल है किसके ऊपर, उसके ड्यूज के ऊपर, क्योंकि वो एक तरह से लोन बन गया, लेकिन दोनों में से उसे क्या मिलेगा, विच एवर इज हायर। तो दोनों में से विच एवर इज हायर है, दैट ही इज इंटाइटल्ड टू गेट। नाउ सेक्शन नंबर 38 आता है, लास्ट है हमारा आज के इस रिविजन में। तो सेक्शन नंबर 38 ये कहता है रेवोकेशन। रेवोकेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड सुना है, जिसका मतलब होता है कैंसिलेशन। रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस गारंटी। गारंटी क्या होती है, जब बैंक वगैरह से हमने कोई लोन लिया होता है तो गारंटी तो कोई देनी पड़ती है।
बट कह रहा है कोई गारंटी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, मतलब कई गारंटी दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गारंटी दे दी कि भाई जब भी आदमी आए लोन देते रहो बैंक, मैं जिम्मेवार हूं। तो कहता है रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस गारंटी ऑन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बच्चों इस सेक्शन को आपको सेक्शन नंबर 17 के साथ पढ़ना चाहिए। वहां हमने पढ़ा था चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जहां मैंने 5 पॉइंट बताए थे, नाम, नंबर, नेचर ऑफ बिजनेस बदल गया। तो अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है तो जो भी एक गारंटी है, जो गारंटी गिवन है, चाहे वो गारंटी दी है बाय फर्म ने दी है किसी को, या फर्म को किसी ने दी है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये गारंटी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज फर्म में आ गया है। उसकी क्या चेंज हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस रिवीजन का, जहां मैंने लगभग आधे कह लीजिए, आधे से ज़्यादा सेक्शन एक पेज में हैंड रिटन आपको लिख के दिए हैं। तो इस और लगभग मैंने सारे पॉइंट आपसे शेयर करने की कोशिश करी है, एक एक सेक्शन वाइज करी है, एक पेज में करी है। तो पेपर से पहले इसकी आप बहुत अच्छी यूटिलिटी आपको लेनी चाहिए। सो विद दिस लेक्चर कम्स टू एन एंड। थैंक यू।